हेलो एवरीवन। तो हमारा राजस्थान का स्टेट पीस है यानी कि आरएएस का 17-18 जून को मेंस हो चुका है। खुद मैंने मेंस दिया था, तो उसका आज रियल एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आए और कैसे आरपीएससी ने पैटर्न में चेंज किया है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था काफ़ी मॉडरेट से टफ के बीच था। तो क्योंकि जो पिछले ट्रेडिशनल टाइम्स हम देखते आ रहे थे उस हिसाब से अगर देखें तो पेपर का पैटर्न चेंज है। जैसे इस बार प्री के अंदर जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया था, करंट अफेयर क्वेश्चन अलग पूछे थे, कुछ प्री के मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे थे। उस हिसाब से उन्होंने इस बार भी मेंस के अंदर भी कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है, यानी कि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उसकी जो संख्या वो ज़्यादा बढ़ चुकी है और कुछ ऐसे अनयूजुअल जो फैक्ट है वो पूछे हैं यहाँ पर। तो पेपर का जो लेवल की अगर हम बात करें तो मॉडरेट से टफ के बीच में था। तो पूरी पेपर का आज हम बात करेंगे कि आखिरकार कैसे रियल एग्जाम हॉल के अंदर क्या फीलिंग आती है जब आप बैठते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आपकी क्या अप्रोच रहती है जिससे आप उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके और आपके अच्छे नंबर वहाँ पर आप स्कोर कर सकें। और इन क्वेश्चन को कैसे वहाँ पर हम संभाल सकते हैं, थोड़ा अपना दिमाग को शांत रख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। आखिरकार कैसे वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्रिएट होता है कि हमें आंसर भी लिखना है, हमें सोचना भी है, उसके हिसाब से हमें ढंग का आंसर भी लिखना है जिससे हमारा जो आंसर है दूसरों से अलग भी दिखे। तो वो कैसे सब चीज़ें होती है तो उसकी हम बात करेंगे आज। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके पास हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है आरपीएससी के आरएएस में, यानी कि नई वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एनालाइज करिएगा, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्रिपेयर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी के साथ। देखो, पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूपीएससी जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। हालांकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी को इस तरीके से घुमाया गया है, उसकी लैंग्वेज को, जिससे लगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ की बात करें। सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। हम नीचे बात करेंगे कि क्वेश्चन की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करें, एथिक्स की बात करें, बाकी सारे सब्जेक्ट भी हैं, तो हम उनकी सबकी बात करते हैं धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा ओवरऑल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड और आंसर राइटिंग जो अप्रोच आपकी थी वो यहाँ पर मैटर करी है। आपने किस हिसाब से क्वेश्चन को टैकल किया, किस हिसाब से आपने सोचा है, किस हिसाब से आपने थोड़ा यूनिक सोचा है दूसरों के अकॉर्डिंग। क्योंकि इस पेपर में क्या हुआ कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो आंसर्स हैं काफ़ी लोगों के अलग अलग मिलेंगे। मतलब किसी ने एक एनालिटिकल क्वेश्चन में अलग अप्रोच लेके चला है तो कोई दूसरा अलग अप्रोच लेके चला है। तो यहाँ पर आप ये कह नहीं सकते हैं कि आपको सिलेक्शन हो या नहीं होगा, आपको कितने नंबर आएंगे नहीं आएंगे, वो आपको डिसाइड करेगा एग्जामिनर कि आपका उसको कौन सा आपका आंसर पसंद आता है, किस हिसाब की अप्रोच जो है उसको पसंद आती है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका पता चलने वाला है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और आंसर राइटिंग अप्रोच जो वो यहाँ पर मैटर करी है। आप कैसे सोचते हैं आंसर में, उसे कैसे लिखते हैं, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस वाले पेपर के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट, तीसरे नंबर की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर दोनों टाइप के क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन भी थे और साथ ही साथ एनालिटिकल क्वेश्चन भी थे। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करने में इशू नहीं आता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि या तो हमें क्वेश्चन वो आता है या तो क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वहाँ पर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है पहली बात, और छोड़ेंगे नहीं तो हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हमें किस हिसाब की अप्रोच लेके यहाँ पर चलें। यहाँ पर अगर राजपाल पर क्वेश्चन पूछा तो राजपाल कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियाँ बतानी है या इशू बताने हैं या केसेस बताने हैं, उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर करना होता है। इस हिसाब से आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है यहाँ पर बढ़ जाता है और साथ ही साथ आपको अच्छे से उसको प्रेजेंट भी करना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं और उसको प्रेजेंट भी करना चाह रहे हैं, आप डायग्राम भी बनाना चाह रहे हैं, आप फ्लो चार्ट भी बनाना चाह रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट थोड़ी सी दिक्कत आती है एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो। चौथे की बात करें तो देखो, एक तो क्या होता है जैसे हमारा एग्जाम मान लो 9 से 12 है और उधर सेकंड पारी के अंदर सेकंड जो है उसमें 2:30 से 5:30 है। क्या होता है कि आरपीएससी में 1 घंटे पहले तक जो एंट्री होती है उसको बंद कर दें, यानी कि अगर हमारा 9 बजे पेपर है तो 8 बजे तक जो एंट्री है वो बंद हो जाती है। और जनरली क्या होता है कि अगर आपको सेफ चलना है तो आप 7:30 तक एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो आपको 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो बैठने वाला जो टाइम है, फ्री बैठने वाला जो टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। उसमें आपको नींद आने लग जाती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, लेजीनेस जैसी जो वो होती है, इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन होने यहाँ पर चालू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होने वाली बात है, लेकिन ये प्रोसेस है गवर्नमेंट का, आरपीएससी का प्रोसेस है, तो वो फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन जो 1 घंटे बैठने वाली जो सरकारी स्कूल के अंदर जो स्टूल्स हैं और लोहे के स्टूल्स पर बैठना और घर पे आप जिस चेयर पे बैठते हैं उनमें ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपका जो एक मेंटल पीस जो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है वो 1.5 घंटे की वजह से। तो 1.5 घंटे ऐसे सीधे बैठना, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार कब पेपर आएगा, कब क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। अब वेदर यहाँ पर बहुत बड़ा
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। वेदर इस हिसाब से थोड़ा सा राजस्थान में ठीक था, लेकिन ओवरऑल बात करें तो गर्मी, यस गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। बार बार पसीना आता है, फिर आप बार बार डिहाइड्रेशन के वो होते हैं, फिर आप पानी पीते हैं, थोड़ा मुंह वगैरह धोते हैं, उसके मतलब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो आपका टाइम खा जाते हैं, जैसे 10-15 मिनट आपको बिगड़ ही जाते हैं। कोई एक कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ की बात एंड में करेंगे, आखिर कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर क्या लेवल रहा है, तो क्वेश्चन की बात कर लेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। एक देखो, एक थोड़ा सी जो नई चीज़ थी कि पोस्टपोन की वजह से क्या हुआ, एक जो लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा था, लेकिन अगर एंड के एग्जाम यानी 17-18 का था, उससे अगर आप पूरे के जून की बात कर लें, अगर 2 या 3 जून से लेके ये जब तक ये डिसाइड हो नहीं है कि पोस्टपोन नहीं होगा 12-13 तारीख तक की बात करें, इतना मतलब डिस्टर्बिंग रहा। क्योंकि क्या रहता है, देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके पास न्यूज़ जाती है, वो भी सोचते हैं कि यार पोस्टपोन हो ही रहा है तो थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं क्या। तो क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो आश्वासन थे, गवर्नमेंट ये जो आश्वासन देने वाले जो काम किया था वो थोड़ा सा गलत था, उस हिसाब से नहीं करना चाहिए था। बट ये सब चीज़ें होती हैं, देखो हर चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का जो लास्ट के 10 दिन का जो वो रिवीजन होता है, जो क्रिटिकल रिवीजन होता है, टाइम था, जो क्रिटिकल रिवीजन टाइम था, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, सबका हुआ था। तो यहाँ पर ये एक अलग फैक्टर था जो हमें परेशान करने वाली चीज़ नहीं। तो ये जो कट ऑफ इस बार रहेगी वो उससे कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ जाती अगर ये नॉर्मल रहता तो एज सच बात करें तो पोस्टपोन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है। अब थोड़ा अगर हम अंदर चलें, पेपर वाइज एनालिसिस देखते हैं हम। देखो चलिए, ये तो सब हो गई, यानी कि एक डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो सारी हमने बात कर ली है, और क्या क्या फील होता है वो हम बात कर लिया। अब पेपर वाइज बात कर लेंगे, कौन सा टफ था, कौन मॉडरेट था, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है और जो एसी में बैठ के जो अपने वो दे रहे हैं कि ईजी है या फिर मॉडरेट है या क्या है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। क्योंकि जो एग्जाम हॉल में बैठ के जो आपका जो एनालिसिस आता है, आपका जो रिव्यू आता है, वो रियल रिव्यू है। तो आपको ऐसे रिव्यू ज़्यादा देखने चाहिए जो खुद एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट्स से आप पूछें, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके यार क्या रहता है, हमको कैसे टैकल करनी पड़ेगी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखो पेपर वाइज बात करें, ये पेपर 1 है। ये देखो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन था, हिस्ट्री से राजस्थान हिस्ट्री से यहाँ पर पूछा था। चरण दासी पंथ की 2 महिला के नाम। ये देखो, जिस पर आता है तो लिख देगा, नहीं आता तो नहीं लिखेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है बेसिकली, आप पे आता है तो लिखिए, नहीं आता तो नहीं। ये प्री टाइप क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। देखो मारवाड़ राज्य में हाथ कुरब से क्या आशय है, तो ईजी क्वेश्चन था, कर सकते थे, क्योंकि आपको सीधा सीधा कहीं ना कहीं आरबीएससी की बुक में मिल जाएगा, और आपकी किसी कोचिंग नोट्स को पढ़ना है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किसने बनाया था, यह किस विकास मॉडल पर आधारित है, आप इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं, ये भी फैक्चुअल है। अब अगर हम बात करें, देखो ये जो एक वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया क्या थी, तो ये एक टफ क्वेश्चन था, यहाँ पर आप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 5 रात्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा, सिलेबस मतलब आपके जो रेगुलर सोर्सेस हैं वो अगर आप ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। 5 रात्र क्या है, थर्मोडीकियन ये प्रतिक्रिया क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको थोड़ा बहुत परेशान करते ही हैं, तो इनसे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कट ऑफ को डाउन ही करते हैं, क्योंकि किसी पे नहीं आते। औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेंशन लीडिंग टू द रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है सीधी विकास प्रक्रिया बताओ जिसमें जो जो वहाँ पर आविष्कार हुए थे उन सबको लिस्ट करो, किस किसने आविष्कार किया था, कब का आविष्कार किया था, उसका क्या क्या फायदा था, उसकी लिस्टिंग करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं? क्योंकि इनको प्रॉपरली याद कर पाना, इनकी क्रोनोलॉजी को वो दिक्कत दे जाता है। अगर आपने ढंग से याद नहीं किया है, या फिर आपने याद तो किया लेकिन उसकी 3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करी कि आखिरकार हैं क्या, उनकी आपने लिख के नहीं देखा, तो आप इसको असलियत में रिकॉल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें मध्यकालीन राजस्थानी राजवंश का वर्णन कीजिए। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको सब लिख के आएंगे और सबने पढ़ा भी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको फायदा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन इनसे कस्ट ऑफ डिसाइड होती है कि अगर आपने इसका आंसर ढंग से नहीं लिखा है तो आप फिर काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये एक आपका लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, वर्ण व्यवस्था में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था में प्रचलित कुरीतियों के विरुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों एवं मध्यकालीन भारत के निर्गुण बस्ती आंदोलन की मध्य समानता को रेखांकित कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 6वीं शताब्दी के जो धार्मिक आंदोलन थे, जैन बौद्ध, ये भी जो गैर ब्राह्मण जो आंदोलन थे, और जो मध्यकालीन भारत में निर्गुण भक्ति आंदोलन था, उन दोनों को आपको यहाँ पर कंपेयर करना था, उनकी असमानता समानता के बारे में बताना था कि कैसे इन्होंने वर्ण व्यवस्था में प्रसिद्ध कुरीतियों के विरुद्ध यहाँ पर अपने कार्य किए।
ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, कंपेरिजन पढ़ते हैं, लेकिन सगुण और निर्गुण का पढ़ लेंगे, और मध्यकालीन भारत में निर्गुण जो परंपरा उसकी क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन जो 6 BC है उससे अगर आपको 6 BC से अगर कंपेयर करना बोल दिया जाए तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, ये आपके ऊपर, ये आपकी इनोवेशन है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ऐसे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में की संख्या जो है थोड़ी बढ़ गई है, इस वजह से जो पेपर का जो लेवल था वो टफ, मॉडरेट से टफनेस की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको दिख जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आगे बढ़े अपन इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी देखो नमो ड्रोन दीदी पूछी थी, तो जो कि ज़्यादातर टफ नहीं थी। भारत में कौन से निकाय निर्यात तैयारी सूचना जारी करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो नीति आयोग करता है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कहीं कहीं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो RPSC ने मिक्सअप करने की कोशिश करी है। ये सरकार का आणविक ऊर्जा क्षेत्र के विकास में केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भविष्यवादी रोडमैप क्या है। सीधा पूछ लिया है आपसे कि भैया जो बजट के अंदर दिया हुआ है, बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान करेंगे, उन सबको यहाँ पर लिस्ट कर दो, हमको वो चाहिए, वो बता दो भैया। तो यानी कि आपको सीधा बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, तो इनकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, चाहे वो RPSC हो चाहे UPSC हो। बजट, इकोनॉमिक सर्वे आपकी इकोनॉमी के लिए हमेशा कहीं ना कहीं मील के पत्थर रहते हैं, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन दिक्कत क्या है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और बजट की एग्जैक्ट जो प्रावधान है उनको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परमाणु मिशन आपको याद हो सकता है, 2-3 चीज़ और आप लिख सकते हैं, लेकिन 10 नंबर की जो है क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को लिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से थोड़ा सा टफर साइड में हम आपको, या अगर सीधा पूछ लेते कि बराबर भारत सरकार की क्या क्या इनिशिएटिव हैं परमाणु ऊर्जा के लिए, वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या भविष्यवादी, क्या भारत की संभावना है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें, ये देखो भारत में MSME को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं। तो सीधा बजट से सीधा बजट का नाम ले लेके पूछ रहा है। डायरेक्टली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि सीधे पूछते हैं ये बताओ कि क्या मतलब कितना वो है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सेक्टर के लिए, वो सब चीज़ हम लिस्टिंग कर देते थे। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय बजट से पूछा सीधा, तो अब सीधा हम लिख सकते थे, जो डेफिनेशन में चेंज किया उसमें लिख सकते थे, और दूसरा चीज़ें और लिख सकते थे, क्या लोन वगैरह लेने में आपको सहूलियत दे दी है, CGTMS के थ्रू आपको ऑल लोन में सब्सिडी बढ़ा दी है, या फिर जो टाइम 10 जो उसको बढ़ा दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लिस्ट कर सकते थे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हम मॉडल से टफ मान के चलेंगे कि एग्जैक्ट बजट की चीज़ों को यहाँ पर लिस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और देखो रिफाइंड बजट पे आया था सीधा, तो हम सीधा इकोनॉमी सर्वे में पढ़ते हैं राजस्थान की में, और जनरली अब राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इसको। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि सब इसको लिख के आए होंगे। और अगर हम बात करें, देखो ये सोशियोलॉजी आ गई। सोशियोलॉजी क्या है, देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो आपके जनरल आपके नोट्स में से नहीं थे, लेकिन अगर आपने सोशियोलॉजी ढंग से पढ़ रखी है तो आंसर सब लिख सकते हो आप, यानी कि जाति का धर्मनिरपेक्षीकरण आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लिखने में। हालांकि ये मैटर करेगा कि आपकी अप्रोच क्या है, और ये भी मैटर करेगा कि जो एग्जामिनर है उसकी अप्रोच क्या है, आपने जो अप्रोच लिखी है वो वहाँ पर अलाइन हो रही है कि नहीं, मैच हो रही है कि नहीं। अब ये देखो सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म यानी कि अलगाववादी संप्रदायता क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देंगे, खालिस्तान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेंगे, आपके लिखने की आंसर राइटिंग यहाँ पर मैटर करती है। अब ये देखो सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धावस्था आपका समझते हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो नए नए इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके ट्रेडिशनल जो बुक्स उनमें नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो पेपर का जो लेवल है वो टफनेस की तरफ यहाँ पर घूम जाता है। अब ये देखो मैनेजमेंट की बात करें तो देखो कैप्टिव उत्पाद मूल्य निर्धारण, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग गिफ्ट टू एग्जांपल। नोट्स की यहाँ लिमिटेशन हो जाती है, नोट्स में हर चीज़ आपकी कवर नहीं हो पाती है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब एग्जाम होने जाने के बाद आपको नोट्स में मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो टफ तो है भाई। देखो ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट है, ऑडिट अकाउंट्स हैं, सोशियोलॉजी है, लॉ है, बिहेवियर है और स्पोर्ट्स योगा, तो ये टफ आए थे, बिल्कुल टफ आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी के जो अदर बड़े बड़े सब्जेक्ट है वो भी मॉडरेट से टफ के बीच में था। एग्जाम का जो लेवल था काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करी गई RPSC के द्वारा। सामाजिक आवार की क्या, ये बता दो जी आपके जो नोट्स हमारे वहाँ से, तो ये टफ है, ये टफ क्वेश्चन है। हॉट मनी अगर आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो और अगर हम बात करें, देखो संघर्ष उत्तेजना 4 तकनीकों को सूचीबद्ध कीजिए और सूची में बताइए, तो ये भी टफ क्वेश्चन। तो पेपर का लेवल मतलब अच्छा खासा टफ बनाने की कोशिश करी गई है यहाँ पर RPSC के द्वारा। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपका पेपर कैसा हुआ नहीं हुआ, तो कट ऑफ जनरली वहाँ पर या तो बराबर या कम जाने की ही संभावना है। थोड़ा सा चिल करिए और अपने आगे की जो प्रिपरेशन पर ध्यान देने की कोशिश करिए। अब अकाउंट्स ऑडिटिंग की बात करें तो अकाउंट्स ऑडिटिंग में सीधा ये पूछ लिए थे कि ये बता दो भैया, ये न्यूमेरिकल्स बता दो। 2023 के अंदर उन्होंने शुरुआत करी थी न्यूमेरिकल्स पूछने की या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन आंसर करने की। एक तो ये क्वेश्चन आया था, एक ये क्वेश्चन आया था।
कि भाई इसके बारे में बता दो, ये कैसे होता है, ये रेशो पूछ लिए सीधे, तो वो टफ थे। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है जनरली, जो जिन्होंने अकाउंट्स ऑडिटिंग ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है उनको भी यहाँ पर दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। पेपर 2 के अंदर देखो सम्यक चरित्र एथिक्स की बात करें तो सीधा पूछ लिया, देखो ब्रेडली का मेरा स्थान तत्संबंधी कर्तव्य स्पष्ट कीजिए, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, तो यानी कि अच्छा क्वेश्चन पूछे, अच्छी बात है। ये देखो सद्गुण के को माध्य के रूप में स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये पूछ रहा है वर्च्यू एज अ मीन, नॉट मीन्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर शब्दों का खेल है। तो अगर कोई ढंग से नहीं पढ़ के जाता है तो उसके लिए दिक्कत यहाँ पर होना लाजमी है। देखो नैतिक नियतिवाद की पूछ लें यहाँ पर, ये ऐसे क्वेश्चन है, क्या प्रशासनिक वस्तुनिष्ठता अनिवार्यता प्रशासनिक सत्यनिष्ठा की पूर्वापेक्षा रखती है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी आपके ऊपर लिखने वाली बात है कि आपने इसको कैसे अप्रोच किया है, आंसर को कैसे बनाया है, ये आपके ऊपर, ये आपकी इनोवेशन, आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग अप्रोच मैटर करती है, आपने कैसे लिखा है, कैसे सोचा है यहाँ पर। तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये एक और एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि औपचारिक शिक्षा अथवा सामाजिक अंतर्वेशन, उस दोनों में से उत्तम प्रशासन का निर्माण क्या अधिक महत्वपूर्ण है? ये यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है कि आपके विचार में प्रशासन निर्णय राजनीति पूर्वग्रह से मुक्त होते हैं, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। गहन नैतिकता के अभाव में उच्च नागरिकी समग्र नहीं है, चाहे वह इस नाम से न जानी जाती हो, RW इसमें। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये पेपर के लेवल टफ बना देते हैं। एथिक्स इस बार काफ़ी टफ आया था, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो ईजी थे, लेकिन एथिक्स का जो लेवल था काफ़ी टफ था, ये टफ क्वेश्चन है। और देखो सुखवाद किस प्रकार विरोधावादी हो सकता है, तो ये आप सीधा किसी मटेरियल में या उसमें नहीं पढ़ते, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इस वजह से ये पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है। और अगर हम बात करें कि शुभ का अर्थ क्या है, आपका शुभ विषय का विचार एक उत्तम प्रशासनिक सिस्टम की, ये मॉडरेट क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। आपको पता है शुभ पढ़ा है आपने, शुभ अपना एज अ मीन पढ़ा है, एज अ मीन्स भी पढ़ा है, तो कौन सा शुभ अच्छा होता है, तो प्रशासन में किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर हम बात करें प्रशासन के लिए प्रेरणा ग्रुप में उपयोगितावाद, सर्वोदय तथा लोक संग्रह का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो प्रेरणा ग्रुप में यहाँ पर 3 साड़ी बना देते, सीधा लिखने की ऐसी वाली बातें, सीधे से पैराग्राफ लिखने की बजाय यहाँ पर सीधा आप इसको बाइफरकेशन कर देते और यहाँ पर लिखने वाली बात है। ये भी मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पर मान के चल सकते हैं। हालांकि इजी क्वेश्चन कोई नहीं आया है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको छोड़ दें तो इजी क्वेश्चन कोई नहीं आया है, तो मॉडरेट क्वेश्चन मॉडरेट से टफ के बीच यहाँ पर रहा है। ये देखो मानव संसाधन का विचार, मानवता के साथ के विचार से किस प्रकार सुसंगत है, लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कीजिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन है टफनेस के लेवल यहाँ पर बढ़ा देते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो पेपर का लेवल देख सकते हैं आप वो अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से आप डिसाइड करनी है। और बात करें, देखो ये साइंस की बात करें तो साइंस हमेशा फैक्चुअल आती है तो आती है, नहीं आती। तो यहाँ पर देखो टोकामक पूछा, अब बिग डेटा पूछा, यानी कि साइंस एंड टेक का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर वेटेज रहता है। तो अगर आपकी करंट अफेयर अच्छी है साइंस एंड टेक की तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टोकामक पूछा, बिग डेटा पूछा। बिग डेटा के अंदर भी क्या पूछना है कि भैया अपाचे हुडूप के मुख्य घटना क्या है, नहीं आते भाई, किसी को नहीं आते। अब इस वजह से अगर आप सोचें कि आपका पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ है तो वो वहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पेपर टफ था ये हम मान के चल सकते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले कौन से AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया जाए ना, साथ ही इन मॉडलों की विशेषताओं संचित वर्णन, ये करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। तो साइंस और साइंस एंड टेक के अंदर आपको करंट अफेयर का रोल काफी ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें, भारत में रक्षा उत्पाद विशेष रूप से मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीकों में स्वदेशीकरण के रणनीतिक और प्रौद्योगिकी महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन के हर एक पार्ट को यहाँ पर एड्रेस करना है। यहाँ पर आप ऐसा मत करिए कि क्या क्या स्वदेशीकरण हुआ, यहाँ पर आपको करना है इसको 2 भागों में बांट लीजिए। यानी कि पहली बात रणनीतिक महत्व क्या है और प्रौद्योगिकी महत्व क्या है, उनकी सीधी हेडिंग यहाँ पर हमको बनानी थी कि बताइए इसकी तो आपने क्या दे दिया, इंट्रो दे दिया कि आईटेक्स वगैरह चल रहे हैं, सरकार ने यहाँ पर 2020 के अंदर कुछ 300 से ज़्यादा कंपनीज को यहाँ ब्लैक लिस्ट किया था, वो आपने यहाँ पर इंट्रो दे दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि रणनीतिक जो महत्व है, क्या महत्व रणनीतिक, एक लाइन में 4-5 पॉइंट्स के अंदर, फिर प्रौद्योगिकी महत्व का 4-5 पॉइंट्स के अंदर। इससे क्या होता है कि आपको बाई चांस नहीं भी आ रहा है ना तो एग्जामिनर क्या लगता है कि इसने कभी से घसीटा नहीं किया, इसने जो दोनों चीज़ मैंने इससे पूछी हैं वो उसने यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करी है। इस वजह से आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा दूसरों से अलग हो जाता है और आपको यहाँ पर मार्किंग बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहाँ पर 4 मिले तो 4.5 या 5 मिल, लेकिन यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी अप्रोच के ऊपर डिसाइड करता है और ये आपको ऑन टाइम वहाँ पर डिसीजन लेना है। और क्योंकि ज़्यादा सोच भी नहीं सकते, ज़्यादा सोचने लग जाएंगे तो क्या होता है, टाइमिंग आपका टाइम तो लगातार बढ़ रहा है ना, अब जब से टाइम बढ़ता है तो आपको मेंटल प्रेशर आता है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन है, इस वजह से ये आपका जो पेपर का टफनेस उसको बढ़ा देता है। तो आरपीएससी ने कोशिश करी है कि हम लोगों की जो मेंटल जो थिंकिंग है, उनका जो प्रेशर लेने की जो क्षमता है उसको यहाँ पर टेस्ट करें। पेपर लेने के साथ साथ उनकी ये भी चीज़ें टेस्ट हो पा रही हैं कि ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। अगर आगे की बात करें, देखो अब चित्तौड़गढ़ और कोटा में मध्य अवस्थित किन्हीं 4 जलप्रपात, यानी कि आपको एनी 4 वाटरफॉल्स के नाम भी बताने थे। हालांकि अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो
जो जनरल आपके सोर्स हैं, यानी कि स्प्रिंग बोर्ड वगैरह के या किसी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें आपको डायरेक्टली ये 4 जलप्रपात आपको नहीं मिलते हैं। हो सकता है क्योंकि मैंने 1 या 2 पढ़ रखे हैं, वो हम यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में हालांकि दिक्कत सबके साथ आती है, चूड़िया सबको याद है, उसके अलावा और कौन कौन से हैं यहाँ पर, वो वाली बात है। अगर आप लोकल हैं वहाँ के तो आपको ज़्यादा पता हो सकता है इस बारे में। तो लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ा पता होना मुश्किल है कि विश्व के लिए 10 जैव विविधता तत्व स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की यहाँ पर बात कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई बताओ कौन कौन से 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। 10 के 10 को लिस्टिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से ये आपके एग्जाम को थोड़ा टफ बनाता है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो आरपीसी ने क्या किया है, जनरली क्या करता है कि 6-6 महीने का या ओवरऑल उस चीज़ का यहाँ पर करंट में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। इस बार क्या किया, कंटेम्प्रेरी इशूज़ को उठाएं, जो इशू 2 साल या 1.5 साल पुराने हैं उनको उठाने की कोशिश करिए, उनकी जो इंपॉर्टेंस है या फिर उसके जो रीजंस है उसको यहाँ पर पूछने की कोशिश करिए। उसी एग्जाम्पल ही ये क्वेश्चन कि रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में के भू राजनीतिक कारणों की यहाँ पर विवेचना करनी थी हमको ये बताना था कि क्या क्या कौन कौन से जियो स्ट्रैटेजिक जो कारण है जिस वजह से जो रशिया यूक्रेन मध्य जो युद्ध है यहाँ पर हुआ था। तो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट से करंट अफेयर यूपीएससी फॉलो करने की कोशिश करिए, इस वजह से यहाँ पर टफ हो जाता है। हो सकता है कि आप इजराइल हमास का याद करके गए हों, इंडिया पाकिस्तान का याद करके गए हों और रूस यूक्रेन को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया हो आपने, इस वजह से इन्होंने पूछा था रूस यूक्रेन का ज्योग्राफी ऑलमोस्ट आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉडरेट मान के हम यहाँ पर चल सकते हैं। पेपर 3 की बात करें तो संविधान के यानी कि यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते थे, कोई ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ऐसी कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं थी 2 नंबर में। ये अलग क्वेश्चन है कि बुलॉस यानी कि बुलॉक कैपिटलिस्ट क्या होते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइज ऑफ द इंटरमीडिएट कास्ट, मध्यवर्ती जातियों के उत्थान के संदर्भ में बैल पूंजीपतियों की अवधारणा क्या है, किसी को नहीं पता है, इस वजह से टफ हो जाता है। तो ये हम इसको क्या मान सकते हैं, टफ मान के चल सकते हैं, और जिसको पता उसको पता, अच्छी बात है। टफ क्वेश्चन था। अब ये देखो जी कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग होने के संविधान सभा के दावे की समीक्षा कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप नहीं सोचते हैं कि बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या संविधान सभा ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम भारत के लोग, हालांकि आप इसको करेंगे आंसर करेंगे, लेकिन सबकी अप्रोच यहाँ पर अलग होगी कि आप किसकी अप्रोच एग्जामिनर की अप्रोच से सिंक होगी, वो थोड़ा सा क्या पना यहाँ पर अलग हो जाता है। भारत संविधान के मुख्य प्रावधानों की जो संसद राज्य क्षेत्र की अधिकारता उसी पर सीमित करते हैं। आर्टिकल्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर याद होने चाहिए थे। आपको ऐसा सीधा आपको कहीं नहीं मिलेगा, करंट अफेयर से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिससे आपकी जो थिंकिंग लेवल वो हमें डेवलप हो सके, ना कि आप केवल एक रट्टू तोता बन के रहना है। अपने आप को डेवलप करिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करना है जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस जो उनको टैकल करने में आसानी समझें। भारत में सेक्युलरवाद के संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। ब्रॉड क्वेश्चन है, सभी डायमेंशन हमें यहाँ पर कवर करनी है, लेकिन एक पेज के अंदर ही कवर करनी है, इस वाले इधर इतने में कवर करनी है। तो ये आपके पास ऐसा क्या होता है जब कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हमें पता है कि थोड़ा सा हम अपना अब यहाँ पर इंटरफेरेंस यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो ऐसे में चीज़ें क्या होती हैं कि किस किस चीज़ को लिखना है, किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है, कौन सी चीज़ ऊपर लिखनी है, कौन सी नीचे लिखनी है, वहाँ पर उस चीज़ को बाइफरफिकेशन करने में टाइम जाता है हमारा। और हमें लगता है नहीं यार ये चीज़ हम ऊपर लिखनी चाहिए थी, इन्हीं एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं आ पाया, थोड़ा सा खुद की संतुष्टि नहीं हो पाती है, इस वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर होपलेस हो जाते हैं और जो आंसर है हमारा लिखने में टाइम ले जाता है और थोड़ी जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन टफ मान लेते, लेकिन इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में। और पॉलिटी की बात करें तो नीचे दोस्तों जी करंट अफेयर क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए था, अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए था, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनके डायमेंशन अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें देखो कि जहाँ एक और ये अच्छा क्वेश्चन था कि जहाँ एक और विदेश मंत्रालय अपने मंत्री के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति के निर्माण का संस्था का सूत्र है, वहीं विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने इस प्रक्रिया में प्रभुत्वशाली भूमिका निभाई है। इस कथन में दृष्टांतों में जहाँ प्रधानमंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की विदेश नीति को आकार दिया है, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पीएम थे उनकी क्या क्या अप्रोच रही थी या उनकी क्या क्या विशेष नीतियाँ थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसकी रही थी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किसकी रही थी, उसको आपको यहाँ पर देख के चलना था, जिससे आपका एक एग्जाम्पल वाइज आपको यहाँ पर इसको वो करना था, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उनकी क्या क्या चल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करना था। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर भी काम करता है, आप कितने तरीके से अपनी राइटिंग आपकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आप हर चीज़ को क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो आपका ये इस वजह से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, एनालिटिकल जो क्वेश्चन जो है। रिक्स के द्वारा जो प्रतिपादित तुलनात्मक प्रशासन 3 प्रवृत्ति को लिखी, जो एग्जैक्ट 3 प्रवृत्ति लिख पाना मुश्किल होता है, इस वजह से टफ हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डराने के लिए भी होते हैं, लेकिन ये देखो
रेस जुडिस्काटा से आप क्या समझते हैं? तो ये मतलब ऐसा कोई इश्यू बनता नहीं है, क्योंकि आपके नोट्सों से बाहर अगर आ रहा है तो वो सबके लिए बाहर है। तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ की थोड़ी सी संभावना है। तो ये देखो, राजपाली संस्था को मध्याह्न के समय पूर्णिमा के चांद की सी धुंधली उपस्थिति के रूप में देखना एक घोर भ्रांति होगी। यानी कि वो केवल उस टाइप का नहीं है, वो केवल विवेकाधीन शक्तियां को नहीं समझता है, बल्कि उसकी काफी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। किस किस चीज के अंदर उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां क्या क्या उसकी यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन करनी थी। तो उस टाइम आप ढंग से सोच पा रहे हैं क्या नहीं सोच पा रहे हैं, उस टाइम आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है, आपने क्या आंसर लिखा है, और बाद में एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद आप क्या सोच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है भैया, कि हम वहाँ पर क्या दे रहे हैं, और बाहर बैठ के ये बताना रहे कितना ईजी, मतलब कितना, मतलब इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके ये डायमेंशन लेके आ सकते थे इसमें। मतलब एग्जाम हॉल के जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम एनालिसिस जो करते हैं, उसमें वो अलग चीज़ है। ऑन द स्पॉट आप बैठ के क्या लिख रहे हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। और देखिए, अब ये खेली योगा की बात करें तो काफ़ी टफ आया था खेली योगा। ये बता दो भैया, राष्ट्रीय खेल विज्ञान ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि टफ आया था काफ़ी ज़्यादा। इसमें मिशन ओलंपिक 2018 लेख लिखना था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्दियान में 3 यानी कि 6 मुख्य पुरस्कार लिखे हैं। तो 3 या 4 सबको आते थे, लेकिन 6 के किसी को नहीं आते थे। ये पायल नाक के बारे में लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अब बता दो भैया, ये तो ईजी क्वेश्चन था। अब वात कर्म कपालभाति क्या होता है? कपालभाति सबको पता है, लेकिन जो वात कर्म कपालभाति क्या होता है, ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात है। 5 मृत्यु। अब बिहेवियर की बात करना टफ था। सीखना धारण में कृमिक स्थिति प्रभाव क्या है, सीखना पता है आपको, धारण पता है, लेकिन कृमिक स्थिति प्रभाव पता नहीं क्या होता है। तो वहां पर लिंकेज बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अधिगामित बेबसी क्या होती है? लर्न हेल्पलेसनेस। यहाँ पर सबकी इनोवेशन काम करती है। फिर सबका जो आपकी जो लिखने वाली जेन लिख के सब आएंगे, लेकिन किसने क्या लिखा है वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है। किसने क्या 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 नई नई डायमेंशन यहाँ पर डाले हैं वो थोड़ा सा मैटर कर जाता है। अब बात करें तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व क्या होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं पेपर 3। यानी कि आप समझ देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, और एक अप्रोच यहाँ पर हमको डेवलप करनी थी, और उस टाइम हमारी सोच क्या रहती है एग्जाम हॉल में बैठे हुए, वो वहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है। इस वजह से जो कट ऑफ है यहाँ पर नीचे जाने की संभावना है। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में जो हिंदी की जो ग्रामर है वो काफी सही आई थी, लेकिन जो मुहावरे लोकोक्ति आए थे वो काफी टफ आए थे। उनको थोड़ा हवा लग पाना मुश्किल थी। कुछ कह रहे हैं कि राघव प्रकाश से आए थे, लेकिन राघव प्रकाश के अंदर 500 से 600 मुहावरे लोकोक्ति दे रखे हैं, उनको याद रख पाना कितना संभव है। इस वजह से मुहावरे लोकोक्ति मान के सिलसिले में टफ आए थे। हालांकि GS4 को थोड़ा सा मॉडरेट लेके चलेंगे, इतना ज्यादा टफनेस इस बार नहीं थी। तो GS4 में ऐसा कोई वो वाली बात नहीं रहती है। GS4 तो देखो, जिसका अच्छे से प्रैक्टिस है, जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है GS4 के अंदर। तो ज़्यादा GS4 की बात नहीं करते हैं। लेंदी पेपर था, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा GS4 काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेकिंग था, और इसमें पेपर को पूरा कर पाना ही अपने आप में चैलेंज था, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन उनको आपको टाइमली मैनेज करना वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से GS4 को आप मान सकते हैं कि उसको लेंदी आया था, उसको टाइमली लिख पाना, पूरा कर पाना पेपर यहाँ पर हमारे पास चैलेंज था। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन उसको टाइमली मैनेज कर पाना, लिख पाना, ये थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात थी। इस वजह से पेपर 4 को हम यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर मान सकते हैं। जिसने पेपर पूरा किया है उसको अच्छे नंबर यहाँ पर मिलना लाजमी है। ओवरऑल की बात करें, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री मॉडरेट आई थी, कोई दिक्कत हो। GS1 की हिस्ट्री मॉडरेट थी, अब हिस्ट्री क्वेश्चन कर सकते थे, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दें तो। इकोनॉमी वो भी मॉडरेट थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर हम मॉडरेट टू हार्ड की तरफ लेके चलेंगे। मैनेजमेंट हमारा टफ था, आपकी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग यहाँ पर टफ थी, और सोशियोलॉजी मॉडल लेके चल सकते, लेकिन इसको भी अपन हार्ड की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी यानी सब्जेक्टिविटी यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाती है, तो इसको भी टफ लेके चलेंगे। तो GS4 मतलब GS1 ओवरऑल हम यहाँ पर मॉडरेट से टफ के बीच रखेंगे। वही वाली बात है, GS1 हमेशा थोड़ा सा टफ आता है, तो इस बार भी टफ ही आया है। GS2 की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थानी ज्योग्राफी टफ आई है, क्योंकि सीधे सीधे आपको नाम पूछे हैं, और इंडियन ज्योग्राफी मॉडरेट आई है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपको मॉडरेट मिलेगी। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर सीधे सीधे आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। ओवरऑल बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो मॉडरेट से टफ के बीच ये रही है। एथिक्स की बात करें तो एथिक्स टफ आया, क्योंकि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उनकी जो संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से ये थोड़ा सा टफ हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। साइंस की बात करें तो जनरल साइंस जैसे आई है, अगर नहीं आती है तो आपके लिए टफ है। अगर आपको साइंस अच्छे से नहीं आती है तो टफ ही रहेगी आपके लिए, और जो क्वेश्चन आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो साइंस इस टाइप की होती है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। यहाँ पर साइंस में ऐसा कोई मेंस प्री मेंस वाली यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कि टैप की साइंस एंड टेक की बात करें तो मॉडरेट टू टफ की बात कर सकते हैं, कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे टफ है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर GS3 की बात करें तो पॉलिटी की बात करें तो मॉडरेट से टफ के बीच रहेगी, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे हैं, जैसे हम पीछे देख के भी आए हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे हैं, RPSC ने कोशिश करी है फैक्चुअल क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन की वो बैलेंस करने की, और एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाने की। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने की, उनको ऊपर करने की।
आईआर भी ऐसा ही था। आईआर की ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम रूस यूक्रेन से समझ सकते हैं, विदेश नीति से यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। पबेड की बात करें, टफ था क्योंकि नए क्वेश्चन पूछे हैं, आपके नोट से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस वजह से टफ हो जाता है। बीबे टफ आया था, ऑब्वियस बात है। लॉ थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि अगर आपको अच्छे से धारा वगैरह याद है तो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे। स्पोर्ट्स योग की बात करें तो टफ आया था। ओवरऑल जीएस प्रोग्राम बात करते हैं, टाइम टेकिंग था और मुहावरे लोग को छोड़ दें तो वैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्वेबल था, लेकिन लेंथी ज़्यादा था, इस वजह से उसकी टफनेस बढ़ जाती है। और लेसन की बात करें, क्या क्या लेसन आपको सीखने हैं, क्योंकि एक तो पहली बात खुद के नोट्स होना जरूरी है। क्या है ना, देखो एंड टाइम पर आपके अच्छे खुद के नोट्स नहीं है, जो कि 3-4 सोर्सों से बनाए हुए होने चाहिए, एक ही सोर्स से यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आपको अब क्या करना है 2026 में, एक अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को छोटा करते 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 आपको उस लेवल पर आ जाना है कि आपको कुछ कीवर्ड यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उन कीवर्ड को याद करते ही आपको पूरा जो सिनेरी है, जो उसके पीछे की जो सब बातें हैं वो आपको याद आ जाए। और जो एग्जाम से 2, 3, 4, 5 दिन पहले जो रिविजन होता है, सब सब्जेक्ट का एक बार रिविजन हो जाए शॉर्ट नोट्स की बदौलत, तो आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो आपके नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लास्ट टाइम रिविजन आपको अच्छा करना है। और ऐसा नहीं हो सकता एकदम से आप शॉर्ट बनाने, पहले थोड़े से बड़े बनेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट करते जाना है उनको, तो ये काम हमको करके चलना है। तो मुझे लगता, क्योंकि मैंने खुद के सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे, तो लास्ट टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत होती है। तो बाकी पोस्टपोन वगैरह से तो दिक्कत आई थी, लेकिन अगर आपके नोट्स नहीं तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोई जो नोट्स पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इनको पढ़ना है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ के जाने हैं, लेकिन आपको उसमें अपनी चीज़ें यहाँ पर जोड़ देनी है, जिससे क्या है आपका आरबीएससी है, थोड़ा आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, थोड़े न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना है, तो वो आपको यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। एनालिटिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आखिरकार अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो हमें नहीं आते हैं, उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री से पहले की जो मेंस की प्रिपरेशन वो आपको जरूरी है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्री के टाइम प्री का जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद जो 2 से 3 महीने मिलने वाले हैं उसके अंदर मेंस की प्रिपरेशन नहीं होगी। वैकेंसी का वेट मत करिए अपनी। अगर आपको आरएस ही देना है 2026 में 27 में, तो आपको अच्छे से अभी से मेंस की प्रिपरेशन लेके चलनी पड़ेगी। अच्छे से आपको यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और प्री की प्रिपरेशन तो हो जाएगी साथ साथ मेंस की, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। ऐसा नहीं करें कि आप प्री और मेंस के बीच में मेंस की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, तो हम वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और आपकी जो परफॉर्मेंस उसको डाउन कर देता है। एक पोस्टपोन वगैरह चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि अब गवर्नमेंट का स्टैंड आपको क्लियर है एकदम। ना ही उसने फर्स्ट ईयर का एग्जाम की डेट बढ़ाई, ना ही उसने इसकी डेट बढ़ाई। तो एक बार ध्यान रखें, कोई भी ऐसे आंदोलन होते हैं उनमें आपको नहीं जाना है। हमेशा अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि 2 से 3 महीने मिले तो हम उसमें कवर कर देंगे। तो इस टाइप की जो टाइम टेकिंग या टाइम वेस्टिंग जो आंदोलन वगैरह होते हैं उनसे बचिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। कुछ भूख हड़ताल वगैरह, उससे आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसको छोड़िए, अपने ऊपर फेथ रखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी अच्छी पढ़ाई करिए। वैकेंसी आने का वेट नहीं करें और वैकेंसी आने से पहले ही आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि आगे भी ऐसे आने वाले हैं। इस बार का जो प्री का एग्जाम आया था आरएएस का, तो वो भी आगे भी इस टाइप की आने वाले हैं। कट ऑफ हमेशा आपको ऐसे नहीं मिलेगी, 100 के आसपास नहीं मिलेगी, ऐसे ही कट ऑफ मिलने वाली है। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, अपने आप को थोड़ा अपने दिमाग को ब्रॉड करने की कोशिश करिए, जिससे आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो पाए। कट ऑफ की बात करें 2023 की बराबरी रहेगी मेरे हिसाब से, 2023 की बराबर रहेगी, उससे कमी रहेगी, ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है। मतलब लो 262 से 250 262 बीच में यहाँ पर रह सकती है। और आपके इतने अच्छे आ रहे हैं, आपने अच्छा किया है, पेपर पूरा किया, टेंशन मत लीजिए और अपने आगे की रणनीति बनाइए, आगे की प्रिपरेशन में उसके ध्यान दीजिए, आगे और जो भी पेपर आने वाले उस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। तो ओवरऑल जो एग्जाम हॉल का जो प्रेप रहता है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छा लगा, क्योंकि एक जो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसकी क्या थिंकिंग है और जो यहाँ पर कोचिंग में बैठे हुए या फिर जो बाद में आने के बाद जो एनालिसिस करें उनकी जो थिंकिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। उस हिसाब से अपने आप को यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो लेके चलना है। ज़्यादा ब्लाइंड फेथ मत करिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक भविष्य की रणनीति बनाइए अपनी, कैसे क्या करना है। इसी के साथ इस वीडियो ये खत्म करते हैं। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। इसी के लिए यहाँ पर थैंक यू और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।